विस्तार की संकल्पना है, जिसमें हर जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं, हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए किसी एक का विकास किसी दूसरे के अधपतन या अधोगति के साथ नहीं हो सकता, और किसी एक का विकास अकेले भी नहीं हो सकता। समुच्चय सभी को साथ में चल के ही चलना होगा। यहाँ पे भिन्नताओं का आदर भी है और उन भिन्नताओं की वैशिष्ट्यों का पहचान भी है, और इसमें फिर से कोई वो स्पर्धात्मक वाली बात नहीं है। इसीलिए आज के समाज में अगर महिलाओं से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई समस्याएं है, तो वो मात्र महिलाओं का विषय हो ही नहीं सकता, वो संपूर्ण समाज का विषय है, क्योंकि महिलाएं समाज का अविभाज्य घटक है। और क्योंकि वो अविभाज्य घटक है, इसलिए सारे समाज को इसका निदान करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पे बात संवाद की है, वाद की नहीं, बात विमर्श की है, और हेतु अलग है। यहाँ पे वाद करके तोड़ने का हेतु नहीं है, बल्कि संवाद करके जितनों को साथ में लाया जा सके और उस एकात्म जीवन प्रत्यय की ओर योगदान दिया जा सके, उसका है। अब आप कहेंगे कि अगर हम एकात्म जीवन प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से पाश्चिमात्य जगत में अगर किसी के साथ कोई समस्या है, तो वो भी हमारी समस्या होनी चाहिए। देखिए, हर विचार की अपनी एक भौगोलिक और एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। पश्चिमी जगत में आज हम जिसको एकेडमिकली फेमिनिज्म कहते हैं, वो फेमिनिज्म का उगम क्यों हुआ, ये जानना थोड़ा आवश्यक है। पश्चिमी जगत की जो पृष्ठभूमि है, उसमें अधिकतर विचारधाराएं ऐसी थी जहाँ पे स्त्री में जीव है या स्त्री में आत्मा है, इस विचार को प्राथमिकता नहीं दी गई। और क्योंकि वो विचार मूल रूप से सामने नहीं आया, स्त्रियों का स्थान उस समाज में दुर्लभ रहा, जिसके चलते स्त्रियों को सही में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसकी परिणति क्या हुई कि इसकी परिणति फेमिनिज्म की कई लहरें आने में हुई, जिसको हम वेव्स ऑफ फेमिनिज्म कहते हैं। और इन वेव्स की उस समाज में आवश्यकता भी थी, किसी न किसी रूप में। मोटा मोटी रूप में जिसे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है, वो 19वीं सदी में आई थी, और उसका मूल विषय यही था कि हमको स्वतंत्रता चाहिए। हम पुरुषों की गुलाम नहीं है। इस दासत्व की भावना से हमको बाहर निकलना है, जिसको दूसरा वेव कहते हैं, दूसरी लहर, वो 1960 के दशक में है। यहाँ पे हेतु यही था कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सामाजिक अधिकार मिले, उनको कानूनी अधिकार मिले। तीसरी जो लहर थी, वो तीसरी लहर 1990 के दशक में आई। यहाँ पे जिसको कहते हैं एबॉलिशन ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स, बायसेस, मोटा मोटी उसके ऊपर सारा फोकस था। और जो चौथी लहर आई, वो तज्ञों का मानना है 2012 के बाद आई, जिसमें इंटरसेक्शनैलिटी और सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट एंड इंटरसेक्शनैलिटी ये थीम्स बन गए। जैसा कि मैंने कहा, इन लहरों की उस समाज में उनकी स्थिति देखते हुए उपज होना एक प्रकार से आवश्यक भी था। लेकिन जैसे हम इन लहरों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, हम ये पाते हैं कि इन लहरों के कारण उस समाज में कुछ कुरीतियां भी आ गई, और उसमें से मैं सिर्फ 2 का उदाहरण यहाँ पे रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि स्त्री समस्या एक व्यक्तिवादी विचार बन गया। व्यक्तिवादी विचार में कहती हूँ तो मेरा मतलब क्या है उससे, कि अब स्त्रियों की समस्या जो है वो सकल समाज की समस्या है, इस दृष्टिकोण से लोगों ने देखना बंद कर दिया। समाज का अलग अलग वर्ग ये कहने लगा, फिर वो पुरुष क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, बड़े बुजुर्ग क्यों ना हो, कि ठीक है महिलाओं की समस्या वो देख लेगी, चलेगा उनका कुछ ना कुछ, हम उसके बीच में क्यों पड़े। व्यक्ति केंद्रित बनने के बाद ये एक उसका परिपाक हो गया। दूसरा परिपाक ये हो गया कि इसमें वर्गवाद की भावना आ गई। वर्गवाद यानी क्या, स्त्री अपने आप में एक अलग वर्ग है और पुरुष अपने आप में एक अलग वर्ग है, जहां पे ये बनाम वाली भावना आ जाती है, I वर्सेस यू, we वर्सेस देम, ये वाली भावना जहां पे आ जाती है, वहां पे संघर्ष का उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक है। और समय के साथ साथ इस संघर्ष की भावना को वेपनाइज किया गया। इससे हुआ क्या कि पुरुषों के बीच में और स्त्रियों के बीच में एक अविश्वास की भावना निर्माण हो गई। कुछ जगहों पे तो आप देखेंगे इसने एक शत्रुत्व का रूप धारण कर लिया। कहीं ना कहीं पुरुष सत्ता का विरोध जो है वो
पुरुष विरोध हो गया। और ये जो पुरुष विरोध है, ये किसी भी रूप से एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन का भाग नहीं बन सकता। ये जो विचार है, ये विचार सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में कई लोगों ने धुतकारा और एकेडमिकली कारण मीमांसा करते हुए धुतकारा, और जिसमें सर्वप्रथम अफ्रीकन अभ्यासक थे। अफ्रीकन अभ्यासकों का ये मानना था हमारे समाज जीवन की जो वैशिष्टता है, हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसमें आत्मीयता बहुत आवश्यक है। यह व्यक्ति केंद्रित नहीं, यह समाज केंद्रित जीवन व्यवस्था है। अफ्रीका में एक संकल्पना है और कई हिंदी फिल्मों ने, मराठी फिल्मों ने उसका सतत उपयोग भी किया है, जिसे उबुंटू कहते हैं। उबुंटू का अर्थ क्या है? आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ व्हाट वी ऑल आर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा अस्तित्व रह ही नहीं सकता जब तक इतर सारे लोग उस अस्तित्व का कारण नहीं बनते। इसी का मतलब एक व्यक्ति केंद्रित समाज का उस समाज में कोई स्थान नहीं है। कैंडिस ओवेन नाम की एक युवा अफ्रीकन अमेरिकन अभ्यासक है, अभी वो अमेरिका में स्थित है। इन्होंने बहुत सुंदर भाषा में इसके बारे में कहा कि ऐसा नहीं है कि अफ्रीकन महिलाओं की कोई समस्या नहीं है, लेकिन अफ्रीकन महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो आत्मीय भाव से सुलझाना चाहेगी, स्त्री और पुरुष संघर्ष खड़ा किए बगैर। उन्होंने ये भी कहा कि हमको जो बताया जाता है कि आपको एक फेमिनिज्म लहर का हिस्सा होना है, हम वो बात अपने लिए सही नहीं मानते। वो हम इसलिए सही नहीं मानते क्योंकि हमारे हो सकते हैं अफ्रीकन पुरुषों के साथ कुछ मतभेद हो, लेकिन वो मतभेद जो पश्चिमी जगत के लोग हैं, विशेषतः पश्चिमी जगत की महिलाएं हैं, उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो फेमिनिज्म है वो इंडिजिनस फेमिनिज्म है, वो सारे समाज को एकत्रित रूप से साथ में लेके चलने वाला फेमिनिज्म है, और इसमें हम इस प्रकार की विचारधारा का कोई स्थान नहीं पाते। आप अगर एशियन फेमिनिज्म को भी देखते हैं, एशियन स्त्री विमर्शन ये एक भूमि से जुड़ा हुआ आंदोलन है, ये एक ग्रासरूट मूवमेंट है। आप भारत में भी देखिए कि भारत में जो महिला सशक्तिकरण का आंदोलन शुरू हुआ, ये महिला सशक्तिकरण का आंदोलन स्वातंत्र्य संग्राम के साथ ही शुरू हुआ और समाज सुधार का आंदोलन भी इसके साथ ही चल रहा था। समाज के अनेक पुरुषों ने महिला उत्थान के लिए अलग अलग संगठन खड़े किए। पंडित केशव चंद्र सेन हो गए, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, आगरकर जी हो गए या रानडे जी हो गए। स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा लगा के साथ में चल रहे थे।